एक बच्चा 15 से 16 घंटे पढ़ाई करता है। एक पिता अपने जीवन भर की सेविंग अपने बच्चे की कोचिंग में लुटा देता है, खुशी खुशी। और एक माँ जब सुबह उठती है तो वो भगवान के आगे दिया बत्ती करती है, तो सबसे पहले ये मांगती है कि भगवान मेरा बेटा सफल हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे नीट स्कैम के बारे में ही बात नहीं करूंगा। नीट स्कैम की आड़ में देश को जो कमजोर किया जा रहा है, देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है, देश के गद्दारों द्वारा, देश के गुंडों द्वारा, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार की ये बहुत बड़ी एक फेलियर रहा है कि 2024, 25, 26 3 बार नीट का एग्जाम सही तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों का, कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हो जाया करती हैं, लेकिन 3 साल लगातार एक ही बात का फेलियर होना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बना रहे हैं हम भविष्य के, कैसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अभी मैं 5-10 दिन पहले पढ़ रहा था पेपर में, एक डॉक्टर के पास मरीज गया, उसकी टांग का ऑपरेशन करना था, उसकी किडनी निकाल दी। प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं आजकल के डॉक्टर कई जगह। कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। और जब 2024 में यह स्कैम हुआ था, कई फर्जी लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, कई फर्जी लोग नीट में सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद 25 में भी ये गतिविधियां रही, कुछ कम हुई लेकिन रही। 2026 में और ज्यादा हुई। गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और मैं उन अभिभावकों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ लग करके पूरी मेहनत से, शिद्दत से मेहनत करवाई उनको। 2-3 साल लगते हैं एक बच्चे को तैयार होने में नीट के लिए। 15-15, 16-16 घंटे वो देता है अपनी पढ़ाई में। मैं समझता हूं इस बात कि ये फेलियर बहुत तगड़ा है। गवर्नमेंट को 2024 में ही कुछ स्टेप उठाने चाहिए थे कड़े, लेकिन उसकी आड़ में कुछ हुआ है, उसमें संशोधन करेंगे। रीनीट भी हो गया, बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो दोबारा रीनीट देकर के सक्सेस हो गए। किसी का साल बर्बाद नहीं हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन कुछ बाहरी तत्व, आप सब लोग देख रहे हैं, अभी मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं। मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा बस। कुछ बाहरी तत्व, कुछ विदेशी ताकतें और कुछ हमारे देश में बैठे हुए अराजक तत्व, जिनको देश के अंदर अराजकता चाहिए, जिनको सत्ता का सुख नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सत्ता चाहिए। वो इन छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र मैं टीवी पे देखता हूं, कैसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं। कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 9वीं में पढ़ रहा है, कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है। किस तरह से गुमराह किया जा रहा है बच्चों। जो लोग थे जिन्होंने नीट दिया था, उन बच्चों से मेरी बात हुई कईयों से। अभी मैं एक सज्जन से मिला, कल शर्मा जी थे, उनकी बच्ची के अभी रीनीट के अंदर 500 नंबर आए। उन्होंने कहा मैंने एम्स नर्सिंग वगैरह में उसमें बच्ची का वो करवा दिया। तो हमें अपना फ्यूचर बनाना है। हमें इन सत्ता के लोभियों से, जिनको सत्ता सुख नहीं मिल पा रहा है, उनके बहकावे में नहीं आना है।
वो ऐसे छोटे छोटे टारगेट ढूंढते हैं, ऐसे मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, और वो मासूम बच्चे इनकी जाल में, इनके भ्रम जाल में आ जाते हैं और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए व्यवस्था करी हो और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो और प्रयास करें। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को अभी देख रहा हूं वहां पर जंतर मंतर पे दिल्ली में, कि जिनका इस स्कैम से कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे भावुकता में वहां पर जा रहे हैं। कई बच्चे जो कि 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, जिनका कोई ABCD उनको पता नहीं, नीट की मीनिंग उनको पता नहीं। जो बच्चे लॉ में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको लॉ का फुल मीनिंग पता नहीं, LLB का फुल मीनिंग पता नहीं, भारत के प्रेसिडेंट का नाम पता नहीं उनको, प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं, केवल प्रधानमंत्री को गालियां देने जा रहे हैं। वहां पे जो लेडी संवाददाता है उनको गंदे गंदे भद्दे भद्दे इशारे करने जा रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या हो रहा है। ये नीट का आंदोलन है। भारत के जो आतंकवादी रहे हैं, जिन्होंने कहा इस देश के टुकड़े होंगे 1000, JNU में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, क्या हो रहा है ये? धारा 370 हटाए, ये क्या बातें हो रही है? ये नीट का स्कैम चल रहा है, ये उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, या राजनीतिक तत्व या विदेशी ताकतें अपना हित सेक रही है? प्रोपेगेंडा है ये सारा। क्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को मारना चाहते हैं या उनसे सत्ता हथियाना चाहते हैं? विपक्ष का नेता PM के रेजिडेंस पे जाकर लेट रहा है। क्या नेपाल, बांग्लादेश जैसी अराजकता पैदा करना चाहते हैं इस देश में? तो मैं उन माँ बापों से कहना चाहूंगा, उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, जिनके बच्चे वाकई अगर इस स्कैम के शिकार हुए हैं और जो योग्य थे और जिनका रीनीट में भी नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा और प्रयास करें। इस तरह के आंदोलनों से और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आंदोलन देश को कमजोर करेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को थोड़ा सा समझाएं। मेरा उन बच्चों के बारे में भी बहुत संवेदना है, जिन बच्चों ने इस दरमियान सुसाइड किया, ये किया। लेकिन इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़, कई बार त्रुटियां हो जाया करती हैं। सब कुछ हमको मैनेज करना पड़ेगा। कई माँ बाप बहुत संपन्न हैं, वो अपने पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, कई बार वो गलत हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं उन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि वो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा दबाव कम रखें। हम हर बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते। प्रयास करता है बच्चा, अच्छी बात है। और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि कोचिंग माफिया पर भी थोड़ा शिकंजा कसे। कोचिंग माफिया ने बहुत माहौल बिगाड़ रखा है। आपने कई बार पर्टिकुलर देखा होगा, कोई भी एग्जाम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम हो, कुछ भी हो, पर्टिकुलर एक ही कोचिंग के कई छात्र निकल जाते हैं कई बार, और वो कोचिंग फेम हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए छापता है। तो
मैं सरकार का इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। फेलियर तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस आड़ में बच्चों की भावुकता को कैश करा करके, बच्चों के इमोशंस को कैश करा करके जो बाहरी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, मैं टीवी पे देख रहा था कल अमेरिकन लोग जंतर मंतर पे मंच पे थे। अभी आप लोग ने देखा होगा 4-5 महीने पहले CIA एजेंट पकड़ा गया था बंगाल के अंदर। आज देश जिस गति से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, ये बात किसी को पच नहीं रही है। हर कोई भारत को कमजोर करना चाहता है। भारत का प्राकृतिक एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है, यहाँ पर नदियाँ, यहाँ की प्रकृति, गर्मी, सर्दी, बरसात और कई ठंडे प्रदेश जहाँ बर्फबारी हो रही है। हर कोई आपके देश को हथियाना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें बैठी है जो इस देश को कमजोर करने में लगी। भारत के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब, उनका मैं एक बार स्पीच सुन रहा था। उन्होंने एक बात कहा था कि हमें बाहरी दुश्मनों से इतना डर नहीं है, उनसे तो हमारी पराक्रमी सेनाएं बहुत आराम से निपट लेगी, लेकिन हमें देश के जो अंदर बैठे हैं गद्दार, उनसे निपटना पड़ेगा। तो मैं उन अभिभावकों को और उन बच्चों को यही बताना चाहता हूं, इन जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके कोई ना कोई केस गवर्नमेंट के पास है। आपके केजरीवाल, आपके वो जो भगोड़ा आया है, कौन है वो, अभिजीत दीपके, वो कोषाध्यक्ष था आप पार्टी में, यहाँ से पैसा बना करके अमेरिका चला गया। 19-20 की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। और वो यहाँ पर आकर के बहुत पहले से प्लानिंग चल रही है, ये सभी राजनीतियों की, इनकी ईडी बनाया इन्होंने, ईडी गठबंधन, इंडी गठबंधन। तो आप ये समझिए कि ये बहुत पहले से प्लानिंग थी। वो आदमी यहाँ आकर के एकदम सक्रिय हो गया, यूट्यूब पर, इस पर उसने कॉकरोच पार्टी का निर्माण हो गया है और उसको समर्थन दे रहे हैं लोग बाग। किस तरह से आप देख रहे हैं, आपके जो बॉलीवुड, जिसको ब्रदरहुड कहते हैं लोग बाग, उसके कई अभिनेता, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ये सब लोग किस तरह से, मतलब प्रधानमंत्री को किस तरह से बोल रहा है वो नसीरुद्दीन शाह, उसके कब्र में पांव लटक रहे हैं। लेकिन उसका स्टेटमेंट देखिए आप, किस तरह की बातें कर रहा है वो। जब देश के ऊपर त्रासदी आती है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन पहलगाम होता है, सब कुछ होता है, एयर स्ट्राइक होती है, जब इनके शब्द नहीं निकलते, ऐसे मौके पर क्यों निकलते हैं इनके शब्द जिससे देश कमजोर होता है। इन ताकतों को समझना पड़ेगा, उन अभिभावकों को भी, उन बच्चों को भी। ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप लोगों के बच्चों के मासूम कंधों पे बंदूक रखे। सावधान रहिए इनसे, बहुत जरूरी है। केजरीवाल CBI केस से बरी हुए हैं, अभी ईडी का केस अभी उनके ऊपर लंबित है। वो उसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आज बहुत बेहतरीन प्रयास हुए, प्रधानमंत्री जी ने अपना मैसेज भी डाला है और काफी हाई लेवल की कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। उसके बाद अमित शाह जी, मोदी जी की भी मीटिंग हुई है। सारे
प्रिकॉशंस उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा लोगों से यही कहना है कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ खड़े ना हो। देश को कमजोर नहीं होने दें। देश बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो काम तीव्र गति से हो रहे हैं। मैं अंधभक्त होकर के आपसे ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक यूनिवर्सल बात से अवगत करा रहा हूं। आपको एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, उसका साथ दीजिए। देश बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है देश। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ बिल्कुल भी ना मिले। मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताता हूं धरना स्थल के। वहां पर लोगों की मैंने बातचीत सुनी। एक डिलीवरी बॉय बता रहा है कि मैंने इतने पैकेट वहां सप्लाई कर दिए कि मुझे जर्मनी, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, तुर्की और इधर से पेमेंट आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 400 का पैकेट मंगाए कोई स्विगी से, जोमेटो से, आपको भुगतान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए इन बातों। रोज एंड जो सुबह से लेकर शाम तक अप्रोक्सीमेटली 32 लाख रुपए का स्विगी और जोमेटो को पेमेंट होता है पर डे। आप समझिए, कुछ लोग तो वहां पर कचौरी समोसे खाना खाने आ रहे हैं। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा, कितना बड़ा प्लान तैयार किया गया और इसमें बहुत गहरी चाल थी। इसको अगर ज्यादा फैलाव मिलता तो इसकी बहुत गहरी चाल थी। हो सकता है प्रधानमंत्री अमित शाह जी इनको मारने का भी प्लान हो सकता है वांगचुक जो कि बैठे थे उनको मारने का प्लान हो और इस आंदोलन को देश के स्तर पर पूरा भड़काने का प्लान हो कि जिससे देश कमजोर हो, देश में गृह युद्ध की स्थिति हो। हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया की नजर है। आज आप देख रहे हैं उधर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, सारे नाटो देश वगैरह उसमें उलझे हुए। इधर ईरान और अमेरिका का मामला चल रहा है और मुझ में अभी इतनी परेशानी हुई। मेरे को अच्छी तरह ध्यान है वो समय जब मनमोहन सिंह जी के टाइम में 7 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाया करते थे, पेट्रोल की राशनिंग हुआ करती थी। मैंने वो समय देखा है। लेकिन आज आप इतना समय हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा सा बुकिंग वगैरह में थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा। कोई पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं हुई देश में। मोदी जी ने क्या मैनेजमेंट किया शानदार। आप लोग इन सब चीजों को ध्यान रखिए। एक छोटी सी गलती के कारण हम अपने देश को गृह युद्ध में या विदेशी ताकतों के हाथों में कमजोर होने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं पुनः आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग पूर्ण धैर्य के साथ और समझदारी के साथ मोदी जी के सम्मान में उतरें, राष्ट्र को मजबूत करें, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र तरक्की करेगा। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। मजबूत कीजिए आप मोदी जी के हाथ। देश में रोज नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी, आपको ध्यान होना चाहिए, इन नौजवान बच्चों की बदौलत 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे।
उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आप विश्वास बनाए रखें और देश की जो अंदरूनी गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं और जो बाहरी ताकतें हैं जिनसे ये लोग मिले हुए हैं, उनसे सावधान रहिए। देश को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे फिर इस मुद्दे पर बात करने के लिए आऊँगा और आपको फिर विस्तृत जानकारी दूंगा। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से, धैर्य बनाए रखिए। 2-4 दिन में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मैं उन नवयुवकों से, उन बच्चों से कहूँगा जो धरना स्थल पर हैं कि देखिए, इन राजनेताओं का, इन किसी का कुछ नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला, केजरीवाल, राहुल, जो प्रियंका हो, आपके कोई भी हो राजनेता, वो अभिजीत दीप के हो, कोई भी हो, ये सब खा पी रहे हैं। कोई बड़ा पाव खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, सब मजे कर रहे हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को समझाइए और ऐसी अवांछित गतिविधियों में शामिल होने से रोकिए। और आप लोग भी उसमें सहयोग करिए, देश को कमजोर होने से बचाइए। आज देश बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। इन देश के गद्दारों के झांसे में मत आइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगा। जय सिया राम, जय हनुमान। भारत माता की जय। वंदे मातरम।